नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। चलिए, गुड आफ्टरनून सभी को। आज हम कुछ और एमसीक्यू क्वेश्चन देख लेते हैं। सीखना एवं शिक्षा शास्त्र जो आपके विभिन्न मनोवैज्ञानिक हुए हैं, उनके जो कथन है, उनकी जो थ्योरी है, उस संबंध में आज चर्चा करेंगे। कुछ क्वेश्चन हैं, अप्रॉक्स 25-30 क्वेश्चन। जैसे अभी जो सीजी टेट होने वाला है, जो शिक्षक भर्ती होने वाला है, तो अभी जो ये एमसीक्यूज़ हैं वो हम उसी तर्ज पे तैयार किए हैं कि मतलब आपको अप्रॉक्स उन एग्ज़ामों में आने वाले क्वेश्चन के जैसे ही क्वेश्चन मिल सके। और पेपर का लेवल लगभग सीजी टेट में मॉडरेट ही होता है, कुछ उतना ज़्यादा कठिन नहीं होता है। और जबकि ये क्योंकि ये क्वालिफाइंग परीक्षा है ना, इसमें पास होना, माइनस मार्किंग तो होता नहीं है, तो पेपर नॉर्मली रहता है। अगर हम लोग थोड़ी बढ़िया तैयारी करेंगे तो बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो अभी हमारी लगातार क्लासेस भी चल रही है, यूट्यूब में आपके रिकॉर्डेड वीडियो भी डाल रहे हैं। सीडीपी ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है और उसके एमसीक्यूज़ अब कराने भी हैं। तो देखते हैं आज के कुछ प्रश्न। आप अगर देखना चाहते हैं तो यूट्यूब में योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में जाकर देख सकते हैं हमारे वीडियोस। पहला प्रश्न है, कौन सा सीखना स्थायी होता है ना, सीखने की बात कर रहा है। ऐसे कौन सी विधि से सीखोगे कि आप उसको चिरकाल तक, लंबे समय तक याद रख सकते हो? तो देखिए, रटोगे मतलब भूल जाओगे, और रटंत विद्या अब खत्म हो चुकी है। एनएपी 2020 और आपका नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एनसीएफ 2005 भी बोलता है कि रटंत विद्या को समाप्त किया जाना चाहिए और समझकर सीखने में बल देना चाहिए। सुनकर सुनी हुई बातें भी भूल जाएंगे, देखकर देखी हुई चीजें भी भूल जाती है। तो इसका एप्रोप्रिएट आंसर आपका जो होगा, सबसे उत्तम जो जवाब होगा कि अगर हम कोई चीजों को समझते हैं तो वो हमको जीवन पर्यंत याद रहता है। तो सीखने की अगर सबसे उपयुक्त विधि देखें तो इसमें हो सकता है आपका समझ कर। ठीक है, आगे देखते हैं। बच्चे को सीखने हेतु अभिप्रेरित करने के लिए शिक्षक को बढ़ावा देना चाहिए। मतलब बच्चे को मोटिवेट करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? ठीक है, अब इसमें अगर आप प्रतिस्पर्धा लेते हो तो प्रतिस्पर्धा एक अच्छी भावना है। अगर हेल्दी कंपटीशन है तो अच्छी भावना है। अगर मान लो कोई बदले की भावना से प्रतिस्पर्धा करता है तो वो तो गलत है। कक्षा में प्रथम आने वाले बच्चों को पुरस्कृत करना, अपन अगर हम शिक्षा शास्त्र और सीडीपी में पढ़ेंगे तो बच्चे को बार बार पुरस्कृत करना भी सही नहीं है। इससे बच्चा क्या है, एफर्ट लगाना कम कर देगा, बच्चा कुछ क्रिएटिव करना कम कर देगा और अपने को अलग समझने लगेगा, बाकी बच्चों से अलग समझने लगेगा। तो ये आंसर भी निगेटिव जा रहा है। उसके बाद सीखने हेतु उचित स्थिति और वातावरण का सृजन, है ना, ये आपका एप्रोप्रिएट आंसर है। क्यों? सीखने हेतु उचित स्थिति और वातावरण हमको क्लास में बना के देना है। मैं कई बार बता चुका हूं कि अब के जमाने में बच्चा शिक्षा के लिए नहीं बना है, शिक्षा बच्चों के लिए बनी है। और बच्चा करके सीखने पर ज्यादा जोर देता है, और ये चीज जो बच्चा करके सीखता है वो बहुत लंबे समय तक याद रखता है। तो शिक्षक क्या है? एक सिर्फ सर्विस प्रदाता है, फैसिलिटी प्रोवाइडर है ना। तो शिक्षक को क्या चाहिए कि क्लासरूम का माहौल ऐसा बना के रखे कि सीखने हेतु उचित स्थिति और वातावरण निर्मित हो सके। अगला ऑप्शन था कक्षा में प्रतिभाशाली बच्चों की प्रशंसा करना। भैया, आप अगर सिर्फ प्रतिभाशाली बच्चों की प्रशंसा करोगे तो बाकी जो एवरेज बालक है वो क्या करेंगे? उनमें तो हीन भावना आएगी ना। तो हमको ऐसा नहीं करना है। इसमें सबसे आपका उपयुक्त आंसर होगा सीखने हेतु उचित स्थिति और वातावरण का सृजन करना। आगे देखते हैं, सीखने की प्रक्रिया में कौन अंग होता है ना, सीखने की प्रक्रिया में कौन अंग होता है? आप जॉन डीवी की अगर आप थ्योरी देखेंगे तो उन्होंने क्या बोला, शिक्षा दो है वो तीन ध्रुवी प्रक्रिया है। कितनी? तीन ध्रुवी प्रक्रिया है।
जिसमें एक क्या होता है, एक होता है छात्र, दूसरा होता है शिक्षक, और तीसरा होता है क्या, पाठ्यचर्या। तो भैया आपका शिक्षा की प्रक्रिया में ये तीनों अंग होते हैं। सबसे पहले तो क्या रहना चाहिए, एक शिक्षार्थी रहना चाहिए, मतलब स्टूडेंट रहना चाहिए। उसके बाद एक शिक्षक रहना चाहिए जो स्टूडेंट को क्या करेगा, सिखाएगा। और सिखाने के लिए क्या चाहिए, पाठ्यक्रम या पाठ्यचर्या चाहिए। तो इसका उपयुक्त आंसर क्या होगा, आंसर डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लैंग्वेज के ऊपर। लैंग्वेज का भी अपन अभी पढ़ ही रहे हैं। ठीक है, आपके एनईपी 2020 में भी कितना, 3 भाषा के बारे में बात की गई है। ठीक है, इवन अलग अलग स्टेजों में अलग अलग भाषा की बात की गई है। देखते हैं, एक कक्षा में बहुभाषी मल्टी लैंग्वेज विद्यार्थी हैं, यह स्थिति उत्पन्न करती है अगर एक कक्षा में अलग अलग भाषा बोलने वाले विद्यार्थी हैं तो उसका अधिगम पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह पूछा है ना। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा आएगी। ठीक है, पहले पूरा ऑप्शन पढ़ लेते हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा आएगी, दूसरा विद्यार्थियों के मन सामंजस्य की समस्या होगी, तीसरा व्यापक में कुंठा आएगी, चौथा सीखने की समृद्ध संसाधन के रूप में प्रयोग किया जाएगा। तो देखिए भाई, बहुभाषी या मल्टीलिंगुअल, इसको कहीं से भी निगेटिव नहीं लेना है, ये पॉजिटिव अप्रोच है। ऐसा माना गया है कि अलग अलग भाषा बोलने वाले अगर बहुत से बच्चे एक साथ रहेंगे ना तो उनको कुछ नया सीखने मिलेगा, वो कुछ नया खोज के निकालेंगे, है ना। वो कुछ, जो एक भाषा वाला बच्चा है वो दूसरे भाषा के बच्चे से कुछ सीखेगा, दूसरे भाषा वाला पहली भाषा के बच्चे से कुछ सीखेगा। तो इसका सबसे अप्रोप्रिएट आंसर होगा सीखने का समृद्ध संसाधन। आप कभी भी भूल के ये मत कर देना कि, क्योंकि क्या होता है, अगर हमको ज्ञान नहीं होगा तो हम क्या सोचेंगे कि अगर अलग अलग बात करने वाले, अलग अलग भाषा बोलने वाले हैं तो जरूर उनको पढ़ाने में क्या होगा, प्रॉब्लम आएगा। तो हम क्या सोचेंगे, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में उससे बाधा आएगी, है ना। हम ये सोचेंगे कि विद्यार्थी, एक विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थी की बात नहीं समझ पा रहा है, अलग अलग भाषा बोल रहा है, तो सीखने के बाद सामंजस्य की समस्या आएगी, अध्यापक क्या होगा, परेशान हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है, आपको हमेशा बहुभाषा को एक साधन मानना है जो सीखने की प्रक्रिया में अभिन्न अंग है, जिससे अपन बहुत अच्छा कुछ और सीख सकते हैं। तो इसका एप्रोप्रिएट आंसर होगा डी, बहुभाषा क्या है, सीखने में एक समृद्ध संसाधन है। ठीक है, यदि कक्षा में पढ़ाते समय आपको महसूस होता है कि अचानक सभी बच्चे पढ़ने में रुचि नहीं ले रहे हैं तो आप क्या करोगे, पहला, कोई ध्यान नहीं दोगे और पढ़ाना जारी रखोगे। ठीक है, दूसरा, पढ़ाना बंद कर दोगे। ठीक है, तीसरा, बच्चों को ध्यान देने के लिए कहोगे। चौथा, कारण जानने की कोशिश करोगे। ये तो नॉर्मल टाइप का क्वेश्चन है ना। इसका उत्तर होगा, आप कारण जानने की कोशिश करोगे कि बच्चा क्यों नहीं पढ़ रहा है भाई। क्या बच्चे को वहां के रूम से प्रॉब्लम है, टेम्परेचर से प्रॉब्लम है, बच्चों को ठीक नहीं लग रहा है, मौसम कैसा है, क्या है, जो क्या कारण है जो बच्चा ध्यान नहीं दे रहा है। देखिए, कभी भी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में बच्चे को सबसे प्राथमिकता में रखना है। बच्चे को अनुशासन, मारना, मानकीकरण, विभेदीकरण, ये सब निगेटिव वर्ड है, ये आपको बच्चे के साथ नहीं करना है। बच्चों को एक साथ रखना है और बच्चों को सबसे प्रमुख मानना है। तो आप क्या करोगे, अगर बच्चा आपका नहीं पढ़ रहा है तो आप बच्चों से बात करोगे, ना कि उनको मारोगे, पीटोगे, क्लास से भगाओगे। ठीक है, उसके बाद यदि शिक्षक को कक्षा में कोई समस्यात्मक बच्चा मिल जाए तो उसे क्या करना चाहिए। सबसे पहले यह जान लो कि समस्यात्मक बालक कौन होता है। ऐसे बालक जो पढ़ाई में ध्यान नहीं देते, क्लास को डिस्टर्ब करते, नियम कानून नहीं मानते, हल्ला मत करो बोलोगे हल्ला करेंगे, एक दूसरे से लड़ाई करेंगे, दूसरे का पेंसिल छीन लेंगे, कोई भी नियम नहीं मानेंगे, तुरंत छोटी छोटी बात पे हाइपर हो जाएंगे, आक्रामक हो जाएंगे। जो ऐसे बालक जो अधिगम व्यवस्था में बाधा उत्पन्न करते उनको बोलते हैं समस्यात्मक बालक, है ना। जो अपनी भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर पाते, अपने आप को संयमित नहीं रख पाते। ठीक है, अगर ऐसा बालक जो बहुत, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, उद्दंड है, बदमाश है, बात नहीं मानता है, ऐसा बालक अगर आपको मिल जाए तो आप क्या करोगे, बच्चे को तुरंत घर भेज देना चाहिए। मैं अभी भी बोल रहा हूं, अभी का जो एजुकेशन है वो है चाइल्ड सेंटर्ड, तो ये हो जाएगा गलत, नहीं भेजेंगे। बच्चे की तरफ ध्यान नहीं देंगे, कैसे ध्यान नहीं दोगे भाई, इग्नोर क्यों नहीं करना है, बिल्कुल इग्नोर नहीं कर रहा है ये भी हो जाएगा गलत।
बच्चों को दंड देना है। अब के एजुकेशन में दंड, मारना पीटना, अनुशासन, ये सब खत्म है, ये निगेटिव वर्ड है, इसका बिल्कुल भी उपयोग नहीं करना है। तीसरा, बच्चों को परामर्श प्रदान किया जाएगा। आप बच्चों को क्या करोगे, एक सर्विस प्रदाता जैसे समझाओगे, उसको मारोगे पीटोगे नहीं, उसका काउंसलिंग करोगे। इसीलिए तो शिक्षा मनोविज्ञान क्यों टीचरों को पढ़ाया जाता है, इसीलिए पढ़ाया जाता है ताकि वो बच्चों की मन स्थिति को समझ सके। ज्ञान के विभिन्न मॉडल, ठीक है, ज्ञान के सभी विभिन्न मॉडलों के उदाहरण समझना, याद रखना, अनदेखा करना, कल्पना करना, तर्क करना को शामिल करने के लिए एक सामान्य शब्द है। आप ज्ञान के विभिन्न मॉडल जिसमें हम लोग पढ़ाते हैं उसके लिए एक सामान्य शब्द क्या होगा, अनुभव। अनुभव क्या होता है भाई, जो आप सीखे हो, करके सीखे हो। बुद्धि, बुद्धि क्या होती है, वो शक्ति जो आपको निर्णय लेने में और तर्क करने में सहायता करती है। समझ, समझ क्या है, आप समझ आपका एक ऐसा एलिमेंट है जिससे आप क्या करते हो, किसी चीज के साथ एडजस्ट करते हो, समझते हो। अनुभूति, इसका आंसर होगा अनुभूति, सभी के लिए एक सामान्य शब्द होगा अनुभूति। सीखने की वह प्रक्रिया जिसमें लर्नर्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सीखने की वह प्रक्रिया जिसमें लर्नर्स मतलब जो छात्र हैं उसके द्वारा प्रदर्शित क्षमताओं से अंतिम अपेक्षित वह अवस्था तक ले जाया जा सके। ठीक है, मतलब उसकी जो क्षमता है, ठीक है, उसकी जो क्षमता है उसके अनुसार उसको उसके लक्ष्य तक पहुंचाया जा सके। ठीक है, बैंकिंग मॉडल क्या होता है मैं बता रहा हूं। बैंकिंग मॉडल जो होता है वो टीचर सेंटर्ड होता है ना। इसमें क्या करता है, वो अपने ज्ञान को छात्रों में भरते जाता है, इकट्ठा करते जाता है, जमा करते जाता है। इसमें छात्र का कोई रोल नहीं है, इसमें शिक्षक जो उसके मन में डाल रहा है वही इंपॉर्टेंट है। इसी को बोलते हैं बैंकिंग मॉडल। ये अच्छी बात नहीं है। वो क्या करता है, बैंक समझ के छात्र को उसके अंदर ज्ञान जमा करने जाता है। ठीक है, रचनावादी मॉडल में क्या होता है, बच्चा कुछ नया बनाता है, अपने अनुभव से सीखता है, करके सीखता है। ठीक है, उसके बाद उपरोक्त सभी, ये तो आएगा नहीं। ठीक है, इन तीनों में से एक को चुनना है। तो बैंकिंग मॉडल, तो ये तो मैं बता दिया कि ये टीचर सेंटर है, इसमें क्या करता है, टीचर बच्चों में ज्ञान भरते जाता है। रचनावादी है ना, रचनावादी में आपका जॉन डीवी का भी नाम आता है। इसमें क्या होता है, बच्चा अपने हिसाब से कुछ नया निर्मित करता है। इसका आंसर होगा प्रोग्रामिंग मॉडल, वह प्रक्रिया जिसमें लर्नर शुरू में उसके द्वारा प्रदर्शित क्षमताओं, मतलब बच्चों को कितना आता है उसके आधार पर आप क्या करते हो, उसको उसके लक्ष्य तक पहुंचाते हो। तो आपका आएगा प्रोग्रामिंग मॉडल। ठीक है, इसका आंसर हो गया। आगे देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सीखने का क्लासिक कंडीशनिंग सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। ये अपन पढ़ चुके हैं, जितने भी सिद्धांत अपने मनोवैज्ञानिक सिद्धांत दिए गए हैं, है ना। तो सीखने का क्लासिक कंडीशनिंग सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है भाई, पावलोव हैं। ठीक है, कौन है, पावलोव हैं। सीखने के क्लासिक कंडीशनिंग सिद्धांत के प्रतिपादक पावलोव हैं। स्किनर क्या दिए भाई, क्रिया प्रसूत का सिद्धांत। ठीक है, ऑपरेटिंग कंडीशनिंग थ्योरी, क्रिया प्रसूत का सिद्धांत स्किनर, क्लासिक कंडीशनिंग का सिद्धांत पावलोव, है ना। ट्रायल एंड एरर थ्योरी थांडाइक। ठीक है, कोलबर्ग का क्या होगा, कोलबर्ग का होगा आपका गेल्टास्टवादी थ्योरी। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका पावलोव। विशेष रूप से सीखने की कठिनाइयों, मानसिक स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों, विशिष्ट अक्षमताओं वाले छात्रों की शिक्षा विधि और अभ्यास का वर्णन करने के लिए आमतौर पर किस शब्द का उपयोग किया जाता है भाई। ये थोड़ा सा क्वेश्चन देखो घुमा के दिया हुआ है ना। एकीकृत शिक्षा है तो होती ही नहीं है, विकलांगों के लिए शिक्षा है तो अलग ही चीज है, समावेशी शिक्षा सबको एक साथ पढ़ाना है। यहां लिखा है विशेष रूप से। विशेष रूप से अगर बालक डिस्टर्बिंग है तो उसके लिए जो वर्ड आएगा वो आएगी स्पेशल एजुकेशन, खास शिक्षा। ठीक है, फिर से एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया, सीखने के प्रयास और भूल का सिद्धांत, प्रयास त्रुटि का सिद्धांत, प्रयास और भूल का सिद्धांत, इसके प्रतिपादक कौन है, इसके प्रतिपादक है थांडाइक, है ना। थांडाइक जो है पहले आदमी हैं जो शिक्षा में मनोविज्ञान का उपयोग किए हैं। थांडाइक, थांडाइक की थ्योरी में कौन थी,
एक बिल्ली थी, है ना, जो किसमें थी, कांच के डब्बे में बंद थी, सामने एक मछली थी। जब बिल्ली को भूख लगा तो वो डब्बे के अंदर, बॉक्स के अंदर घूमी और अचानक उसका लीवर में पैर पड़ा, दरवाजा खुला और वो मछली खा ली। तो थांडाइक महोदय कहते हैं कि सबसे पहले क्या आएगा, स्टिमुलस आएगा, देन क्या आएगा, रिस्पॉन्स आएगा। स्किनर महोदय कहते हैं कि सबसे पहले क्या आएगा, रिस्पॉन्स आएगा, देन क्या आएगा, स्टिमुलस आएगा, फिर पुनर्बलन देने से और स्टिमुलस बढ़ेगा, फिर रिस्पॉन्स बढ़ेगा। ठीक है, तो थांडाइक की थ्योरी को, है ना, एस आर थ्योरी भी कहता है, कहते स्टिमुलस देन रिस्पॉन्स। ठीक है, लेकिन स्किनर की थ्योरी को आर एस थ्योरी कहा जाता है, रिस्पॉन्स देन स्टिमुलस। ये हमारे वीडियो में अपन चर्चा किए हैं बहुत लंबे में। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक, निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान की परीक्षा की जाती है। ठीक है, तो ये आपके भैया टीचिंग प्लान, अपन लेसन प्लान बनाते थे, उसमें होता था ना, प्रस्तावना प्रश्न, पुनर्बलन प्रश्न, उद्दीपन प्रश्न, ठीक है, जांच प्रश्न। तो भाई आपको बच्चे को पढ़ाने से पहले क्या करना है, ये जानना है कि उसका ज्ञान कहां तक है, और फिर उसी पुराने ज्ञान में नए ज्ञान का क्या करना है, जोड़ना है, नए ज्ञान को जोड़ना है। तो पुराने ज्ञान की परीक्षा किस में ली जाती है, प्रदर्शन कौशल, ये तो होगा ही नहीं। उद्दीपन परिवर्तन कौशल, जो बच्चों को अपन क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं, समापन कौशल, ये तो होगा नहीं। परिचय कौशल, इसी को क्या बोलेंगे, प्रस्तावना प्रश्न, इसी को क्या बोलेंगे, प्रस्तावना प्रश्न। ये पूछा जाता है, प्रस्तावना प्रश्न से क्या करते हैं, हम बच्चों के पूर्व ज्ञान का अंदाजा लगाते हैं। आप जब यहां पे माइक्रो टीचिंग किए होगे और टीचिंग किए होगे तो ये चीज पढ़े होगे। ठीक है, आगे देखते हैं। सीखने की वह प्रक्रिया जिसमें बच्चा नए ज्ञान को अपने पुराने ज्ञान स्कीमा में शामिल कर लेता है, क्या कहलाता है भैया, उसको बताओ क्या कहलाता है। सीखने की वह प्रक्रिया जिसमें बच्चा नए ज्ञान को पुराने ज्ञान में शामिल कर लेता है, उसको बोलते हैं आत्मसातीकरण। क्या बोलते हैं, आत्मसातीकरण, एसिमुलेशन। ठीक है, ये कहानी आप सुनोगे, जिन प्याजे जी ने बताया है। ये कहानी में क्या है कि एक बच्चा सबसे पहले एक बिल्ली देखता है ना, एक बिल्ली देखता है और उसकी मूंछ है, आंख है, चार पैर है। उसके बाद बच्चा एक दूसरे रंग की बिल्ली देखता है, उसके भी मूंछ है, हाथ है, पैर है। बच्चा जान चाहता है एक सफेद बिल्ली भी हो सकती है, एक काली बिल्ली भी हो सकती है। अपने पुराने ज्ञान के साथ क्या किया, नए ज्ञान को जोड़ा। उसके बाद बच्चा एक कुत्ता देखता है, उसके भी मूंछ है, हाथ है, पैर है। वो कुत्ते को क्या समझता है, बिल्ली समझता है। ठीक है, पर कुत्ता भौं भौं करता है, बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है, डिफरेंस लगता है, ये कैसी बिल्ली है। तो बच्चे को बताया जाता है बिल्ली नहीं कुत्ता है। तो बच्चा अपने पुराने ज्ञान में क्या करता है, अबेंडमेंट करता है, उसको बोलते हैं समायोजन। आत्मसातीकरण मतलब पुराने ज्ञान में नए ज्ञान को जोड़ना, और ज्ञान को बदलना है मतलब कुछ नया उसमें ऐड करना है जो अलग है, तो वो कहलाएगा समायोजन। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आत्मसातीकरण। ये अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से खुली पुस्तक परीक्षा प्रणाली ओपन बुक एग्जाम का सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षण है। कहां होता है जी ओपन बुक एग्जाम। ओपन बुक एग्जाम में क्या होता है, आपका एग्जाम होगा, और जिस विषय का एग्जाम होगा आपको वो पुस्तक लेके बैठो और देख के बनाओ। कितना अच्छा है ना ऐसा एग्जाम। ऐसे एग्जाम से अगर नौकरी मिलने लगे तो फिर बात ही क्या है। सब यार सूटकेस भर भर के बुक ले जाएंगे, एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ऐसा एग्जाम होता है आपका, किसका एग्जाम होता है, बार काउंसिल का एग्जाम। ठीक है, वकील बनने के लिए जो एग्जाम होते हैं ना, वकालत की तो इतनी किताबें हैं, कितना आदमी पढ़ ले। तो वकालत की जो एग्जाम होते हैं बार काउंसिल में वकील बनने के लिए, वो ओपन बुक एग्जाम होता है। और उस एग्जाम में साफ साफ लिखा रहता है कि हमको जो वकील है, जो स्टूडेंट है, उसको विषय का ज्ञाता नहीं बनाना है, विषय को रटवाना नहीं है। केवल हमको उसको जो परीक्षा दिला रहा है उसको क्या है, विषय की सामान्य जानकारी हो। तो जब बहुत लाउड कोर्स होता है तो बच्चों को बस सामान्य जानकारी दिलाना ही क्या होता है, मेन उद्देश्य होता है। इसलिए होता है ओपन बुक एग्जाम। ये है इसके पीछे की कहानी। ओपन बुक एग्जाम यह विद्यार्थियों को गंभीर होने में मदद करता है, देखते हैं, यह कक्षा में उपस्थिति सुधारने में मदद करता है, बिल्कुल नहीं भाई। जिसको पास होना हो तो एग्जाम दिलाएगा ही। यह विद्यार्थियों में परीक्षा के प्रति दुश्चिंता को कम करता है, बिल्कुल नहीं। आपको वहां भी ओपन बुक एग्जाम में भी
बुक पलट पलट के खोजने में हालत खराब हो जाती है। यह विद्यार्थियों को सोचने के लिए बाध्य करता है, ये भी सही है, सोचने के लिए बाध्य तो करता है। ठीक है, इसका जो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो होगा यह विद्यार्थियों को सोचने के लिए बाध्य करता है। वो भैया बुक में खोज खोज के सोच सोच के उत्तर लिखता है, वो विषय के प्रति क्या होता है, गंभीर होता है, सोचने के लिए बाध्य होता है। ठीक है, गंभीर क्यों होगा जी, जब जब आपका विद्यार्थी के पास ऑलरेडी बुक है तो वो क्यों डरेगा एग्जाम से, तो वो क्या करेगा, बुक से देख देख के लिखेगा, सोच के लिखेगा, आंसर खोजने में समय लगाएगा। तो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर होगा यह विद्यार्थियों को सोचने के लिए बाध्य करता है। ठीक है, अगला देखते हैं, सीखने का अर्थ क्या है, अधिगम का अर्थ क्या है, आदतों का अर्जन, ज्ञान का अर्जन, अभिवृत्तियों का अध्ययन, उपरोक्त सभी। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। सीखने का मतलब हम सीखते हैं क्या, आदतें भी सीखते हैं, उसके बाद हम ज्ञान भी सीखते हैं, ज्ञान का भी अर्जन करते हैं। अभिवृत्ति अपनी क्या मन में कुछ अपनी शंकाएं जो है उनको दूर करके अपने मन में कुछ नए ख्याल, अभिवृत्ति का अर्जन करते हैं। तो उपरोक्त सभी। ठीक है, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया है। दल शिक्षण, ग्रुप लर्निंग, ग्रुप स्टडी करने जाते हो ना आप लोग, ग्रुप स्टडी कम होता है, बातचीत ज्यादा चलती है। ठीक है, दल शिक्षण में विकसित करने के सामर्थ्य है। दल शिक्षण क्या चीज विकसित करता है बच्चों में, दल शिक्षण क्या चीज विकसित करता है बच्चों में, ठीक है, ये देखना है। ठीक, प्रतिस्पर्धा, भाई प्रतिस्पर्धा तो बहुत कम ही होगा, दल शिक्षण है क्योंकि सब लोग मिल के पढ़ाई कर रहे हैं, तो अभी तो प्रतिस्पर्धा मुश्किल है। सहयोग, सहयोग तो होगा, एक दूसरे को बताएंगे। ठीक है, दूसरा एक दूसरे के लिए शिक्षण को परिपूर्ण करने की आदत, ये भी भैया है, एक दूसरे के शिक्षण की कमियों को चिन्हित करने की आदत, है ना। उपयुक्त विकल्प का चयन किए, कमियां ये निगेटिव हो गया ऑप्शन, इसको काट देते हैं, ये तो कट गया। प्रतिस्पर्धा उतनी रहेगी नहीं, ये भी कट गया। सहयोग होगा, लेकिन इस पे सबसे जो सही विकल्प होगा वो आपका सी, इसका कारण मैं बता रहा हूं, एक दूसरे के शिक्षण को परिपूर्ण। भैया आप जब 2 लोग 3 लोग मिलके पढ़ते हो ना, तो तीनों मिलके एक दूसरे की शिक्षा को ना परिपूर्ण करते हो, समग्रता प्रदान करते हो। कैसे, मान लो मेरे को कोई चीज नहीं आती, आप मेरे को बता दिया, और आपको कोई चीज नहीं आती, मैं आपको बताया, तो हमारी कमियां दूर हो रही है, एक परिपूर्णता, समग्रता हम हासिल कर रहे हैं। यहां लिखा हुआ है सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें, तो सबसे उपयुक्त विकल्प होगा आपका आंसर सी। क्यों, आप खुद सोच के देखिए, जब आप लोग 2-3 लोग मिलके पढ़ते हो तो एक दूसरे की जो भी कमियां हैं उसको हम लोग खत्म करके क्या करते हैं, उसको परिपूर्ण करते हैं, संपूर्णता प्रदान करते हैं। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, विद्यार्थी कक्षा कक्ष में स्वतंत्रता पूर्वक अंतः किया करेगा, मतलब सही बहुत फ्री वो अपना लर्निंग प्रोसेस करेगा, कहाँ, क्लासरूम में। कब, जब सही भौतिक सुविधाएं हो, कड़ा अनुशासन, निगेटिव है तो कभी नहीं लेना है, उपरोक्त में से कोई नहीं, प्रजातांत्रिक वातावरण, ये हमेशा बोलता है, हमेशा बोलेगा कि एक शिक्षक को क्लास का वातावरण कैसे रखना चाहिए, लिख देगा, अनुशासनात्मक रखना चाहिए, प्रजातांत्रिक रखना चाहिए, ध्यान नहीं देना चाहिए, ये वो। तो भैया क्लास का वातावरण हमेशा प्रजातांत्रिक रहना चाहिए। प्रजातांत्रिक मतलब लोकतांत्रिक, आपका देश है ना लोकतांत्रिक, आप कुछ भी बोल सकते हो, कुछ भी पूछ सकते हो, किसी से भी पूछ सकते हो, आपको अपनी बातें रखने का हक है, आपको अपने सवाल पूछने का हक है। तो यह है प्रजातांत्रिक। तो क्लास का वातावरण अगर प्रजातांत्रिक होगा ना, तो बच्चे क्या होंगे, जिज्ञासु होंगे, और बच्चे जिज्ञासु होंगे तो क्या होगा, सवाल पूछेंगे, और जितना वो पूछेंगे उतना वो सीखेंगे। एक शिक्षक अपने छात्रों को सीखने के लिए कैसे अभिप्रेरित, मोटिवेट कैसे करेगा जी, अभी भी 50 बार हो गया बोलते, अनुशासन, सेपरेशन, सेग्रेशन, दंड, ये सब निगेटिव वर्ड हैं, इसको कभी ऑप्शन में नहीं लेना है। नॉर्मल एक आदमी जो सीडीपी नहीं पढ़ा है वो क्या बोलेगा, अभिप्रेरित, मोटिवेट कैसे करेगा, अनुशासन में। अपने लिए अनुशासन का मतलब क्या है कि बच्चे शांत रहे, अच्छे से पढ़ें, ये अनुशासन में मतलब बच्चों को कंट्रोल करके रखो, उनको गलती मत करने दो, उनको इधर उधर भटकने मत दो, वो अनुशासन है। पर भैया जीन पियाजे जी ने कहा है क्या, कि बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक है और वो अपने ज्ञान का निर्माण
स्वयं करेगा। अगर आप उसको बांध के रख दोगे तो वो कहाँ से निर्माण करेगा? तो पहला तो होगा नहीं, ठीक है। दूसरा, प्रश्न पूछकर ये भी उतना इफेक्टिव नहीं है। तीसरा, जिज्ञासा जगाकर, जानने की इच्छा इंसान को कहां से कहां ले जाती है ना, ये आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है। यही जानने की इच्छा के चक्कर में हम एक सूर्य, 8 ग्रह खोज लिए। यही जानने की इच्छा के चक्कर में हम समुद्र के अंदर टाइटेनिक को खोज लिए। यही जानने की इच्छा के चक्कर में हम पृथ्वी के अंदर ड्रिल करके पानी खोज लिए। यही जानने की इच्छा में हम ओजोन परत को खोज लिए। तो जिज्ञासा जो है ना, वो बहुत बड़ा अराउजल, बहुत बड़ा उत्प्रेरक का काम करता है। किसके लिए? सीखने के लिए। तो बेस्ट आंसर सी। वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षणों में विद्यार्थी क्या करता है? वस्तुनिष्ठ मतलब होता है आपका ऑब्जेक्टिव बेस, जो आप लोग पेपर दिलाओगे। तो उस प्रकार के परीक्षण में, एग्जाम में विद्यार्थी क्या करेगा? ठीक है भाई, वस्तुनिष्ठ बोला है, ऑब्जेक्टिव बोला है, लेखन शैली तो होगी ही नहीं, ठीक है। कम थकान, ये भी नहीं होगा, परीक्षा कैसा भी हो थकान होगा, है ना। चयनित विषय का, ये भी नहीं। पूर्ण रूप से विषय का अध्ययन करेंगे। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप है, कहीं से कुछ भी आ जाएगा। और अगर सब्जेक्टिव रहता लिखने वाला, तो एक टॉपिक रहता, उसी का आंसर आप लिखते, ठीक है। तो जब ऑब्जेक्टिव टाइप का रहता है, आप लोग पढ़ के जाते हो ना पूरा ऑब्जेक्टिव, कितने सारे सब्जेक्ट, उनके इतने सारे ऑब्जेक्टिव, पूर्ण रूप से विषय वस्तु का अध्ययन करते हैं। किसमें? ऑब्जेक्टिव टाइप में। शिक्षक अपनी कक्षा शिक्षण के दौरान निम्न से किनका आकलन करता है? आकलन, असेसमेंट, है ना। सीखने का आकलन, सीखने के लिए आकलन, ठीक है। सीखने के लिए आकलन मतलब जब आप कुछ सीख रहे हो और बार बार आपका आकलन हो रहा है। सीखने का आकलन मतलब पूरा सीख चुके हो, लास्ट में आप आकलन हो रहा है 6 महीने बाद, 1 साल बाद, ठीक है। तो आकलन देख लेते, किनका आकलन करता है? विद्यार्थी का। तो विद्यार्थी का तो होता ही है ना। पाठ्य पुस्तक, पाठ्य पुस्तक का क्या आकलन करोगी जी? वो तो जो लिखा है वही लिखा है, उसको पढ़ के आपको पेपर दिलाना है, तो ये तो होगा नहीं। स्वयं का, जब पेपर होता है ना, आकलन होता है, तो केवल विद्यार्थियों की परीक्षा नहीं होती है, टीचरों की भी परीक्षा होती है। अब आप हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में, भाई अगर आपका रिजल्ट अच्छा आएगा तो हमारा भी तो आकलन हुआ ना कि हम अच्छा पढ़ाते हैं, तभी हमारा क्या आया, रिजल्ट अच्छा आया है, ठीक है। अगर आपका नहीं होता है सिलेक्शन, तो आपका तो आकलन हुआ कि आप सेलेक्ट नहीं हुए। इवन हमारा भी आकलन हो रहा है कि हम अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं, तभी सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो आकलन भैया विद्यार्थी और टीचर दोनों का होता है, ठीक है। तो बेस्ट आंसर आपका डी। मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है जिसमें सम्मिलित है सीखने वाला, पाठ्यक्रम, शिक्षण के उद्देश्य। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सीधा लगा दो ऑप्शन डी, मूल्यांकन। मूल्यांकन में भाई सीखने वाले का भी मूल्यांकन होता है, ठीक है। ठीक है, मूल्यांकन में सीखने वाले का भी मूल्यांकन होता है, मतलब किसका? स्टूडेंट्स का। उसके बाद पाठ्यक्रम, जो आप लिखे पढ़े हो, उसका भी मूल्यांकन होता है। उसके बाद किस उद्देश्य से आपको पढ़ाया गया था, क्या उद्देश्य मिला या ना मिला, उसका भी मूल्यांकन होता है। तो उपरोक्त डी सभी। सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बहुत से नाम हैं। इनसाइट थ्योरी, अंतर्दृष्टि सिद्धांत, तो भैया इसमें आएगा गेल्टास्टवादी, है ना। गेल्टास्टवादी में कौन थे आपके? गेल्टास्ट का मतलब होता है किसी रूप चीज को समग्र रूप से देखना, ठीक है। किसी चीज को समग्र रूप से देखना, यह कहलाता है आपका गेल्टास्ट। और गेल्टास्टवादी किसी भी समस्या के समाधान को एक समग्र रूप से देखते हैं। कैसे देखते हैं? समग्र रूप से देखते हैं। ठीक है, सूझ अथवा अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, है ना, इसको बोलते हैं इनसाइट थ्योरी ऑफ कोल्हर। कोल्हर ने दिया था, है ना, नाम भूल रहा था मैं, कोल्हर, कोफका और
वर्दीमर, जिसमें कोल्हर की सहयोग किए थे कोफका ने। इन्होंने ना एक चिंपांजी पे टेस्ट किया था। किस पे टेस्ट किया था? चिंपांजी पे, वन मानुस पे। ठीक है, ये कहानी आपको बता दिए हैं। गेल्टास्ट मतलब होता है किसी भी चीज को समग्र रूप से देखना, उसके पूरी क्वालिटी को देखना। ठीक है, इसी को बोलते हैं सूझ अथवा अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। ठीक है, आगे देखते हैं। पुनर्बलन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है भाई? पुनर्बलन, रीइंफोर्समेंट सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? ठीक है, इसका होगा CL हल। ईथांडाई क्या सिद्धांत है? प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत। IP पावलोव क्या है? क्लासिक कंडीशनिंग सिद्धांत। कोलर, कोलर का क्या है? अंतर्दृष्टि सूझ का सिद्धांत। तो पुनर्बलन का सिद्धांत CL हल का है। पाठ्य सहगामी क्रियाएं सहायक नहीं है। पाठ्य सहगामी क्रियाएं मतलब आपके जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है, जो शिक्षा से अलग, आपकी पढ़ाई लिखाई से अलग, जो आपके अदर चीजों का डेवलपमेंट करती है, वो किस पे सहायक नहीं है, ये पूछा गया है। ठीक है, विशेष रुचियों के विकास में सहायक है, नैतिक मूल्यों के विकास में सहायक है, अनुशासन स्थापित करने में सहायक है। ठीक है, पाठ्य सहगामी क्रियाएं लिखा है ना, मतलब आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, उससे साले कार्यालय में ये नहीं है, इसमें सहायक नहीं है। भाई साले का, स्कूल का जो ऑफिस काम है वो टीचर करेंगे, आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी टीचर के काम में कोई हेल्प नहीं करती है। ठीक है, आगे सूक्ष्म शिक्षण संबंधित है। माइक्रो टीचिंग किस लिए दिया जाता था जी? आपको टीचिंग सिखाने के लिए। गए हो ना पढ़ाने, माइक्रो टीचिंग किए हो ना 7 साढ़े 7 मिनट का, तो किससे संबंधित है जी? बताइए, माइक्रो टीचिंग किससे संबंधित है? शिक्षण विधि से? नहीं, शिक्षण विधि तो आपकी आगमन निगमन प्रोजेक्ट हो गई। शिक्षण प्रतिमान? नहीं। शिक्षण प्रविधि? नहीं। आपकी हो गई शिक्षण कौशल से, आपको कैसे पढ़ाना है, इसके लिए आपका क्या किया गया था? कॉलेज में माइक्रो टीचिंग लगाया गया था, देन उसके बाद आप टीचिंग करने गए। अगला क्वेश्चन, बच्चे कहाँ सीखते हैं? बच्चे कहाँ कहाँ सीखते हैं भाई, बताइए। बच्चा घर में सीखता ही है ना। समाजीकरण, सोशलाइजेशन की प्राइमरी यूनिट है क्या? घर प्राइमरी यूनिट है। विद्यालय, वहां भी सीखता है, ये सेकेंडरी यूनिट है। समाज, ये भी सेकेंडरी यूनिट है। प्रत्येक स्थान और प्रत्येक क्षण। तो बच्चा कहाँ सीखता है? सबसे उपयुक्त क्षण भैया, बच्चा घर में भी सीखता है, विद्यालय में भी सीखता है, समाज में भी सीखता है, खेल के मैदान में भी सीखता है, रेलवे स्टेशन में भी सीखता है, बस स्टैंड में भी सीखता है, जहां जाता है वहां हर क्षण आदमी सीखता है। तो बच्चा प्रत्येक स्थान और प्रत्येक क्षण सीखता है। ठीक है, उसके बाद कौन सी विधि छात्रों को सिखाने में अधिक प्रभावी है ना। फिर से वही लाइन, बच्चे एक नन्हे वैज्ञानिक है और वो अपने ज्ञान का निर्माण खुद करते हैं। लर्निंग बाय डूइंग NEP 2020 में भी बोला है, रटंत प्रणाली को खत्म कर दो, बच्चे को करके सीखने दो। व्याख्यान विधि टीचर सेंटर्ड होती है, ये निगेटिव मान लेंगे, नहीं आएगा। पाठ्य पुस्तक विधि, इसमें भी केवल पाठ्य पुस्तक का रोल होता है। प्रदर्शन विधि, ये भी मजेदार नहीं है। करके सीखना, बच्चा अगर खुद से कुछ करता है तो सबसे अच्छा सीखेगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा बी। आज के लिए इतना ही, बिल्कुल तैयारी में जुटे रहिए और होप्स हो कि बहुत जल्द वैकेंसी आए और सिलेक्शन हो। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।